Hello CMA students, welcome to my class. I am CMA Rajakumar Yadav. As you know, in our last video, we had completed a detailed discussion on the foundation course. If you haven't seen this video, just check the I button. Okay. Now we are moving forward to discuss the intermediate syllabus. Okay. Inter syllabus has been divided into two groups, each group having four paper in group 1 paper 5 business law and ethics, paper 6 financial accounting, paper 7 direct and indirect taxation, paper 8 cost accounting. In group 2 paper 9 OMSM, paper 10 corporate accounting and auditing, paper 11 financial management and business data analyst, paper 12 management accounting. So आपको लग रहा होगा 8 पेपर पढ़ने पड़ेंगे बोथ ग्रुप अगर दे रहे हो तो, बट आप कर सकते हो. बस आपको इसमें एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग. आप स्टार्ट करने से पहले प्लान करो आपका क्लास कब खत्म हो रहा है. क्लास खत्म होने के बाद एटलीस्ट आपको 5 मंथ चाहिए रिवीजन के लिए, क्योंकि टू टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा बिफोर एग्जाम. तो आपका एग्जाम से 5 महीना पहले आपका क्लास खत्म होना चाहिए. तो आप उस हिसाब से प्लान कर लो अपने क्लासेस, तो फिर उसमें क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और फिर जैसे जैसे आपका डे बीतते जाएगा तो आप प्लान को रिवाइज भी कर सकते हो थोड़ा बहुत. ओके, नो इशू. तो एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग करो. आप 100% रैंक अचीव करोगे. कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो बस. ओके, कम टू द पेपर नंबर 5. लेट डिस्कस इन डिटेल. पेपर नंबर 5 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. सेक्शन 1, सेक्शन ए बेसिकली कमर्शियल लॉ में आप अगर देख रहे होगे तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने फाउंडेशन में भी आपने देखा होगा. फाउंडेशन में आपने जो पढ़ा था वो 60% था एक्ट का, यहाँ पे आपको 100% पढ़ना है. ओके, तो अगेन आप कुछ पढ़ के आए हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अगेन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. 2 एक्ट नया है जो कि छोटा ही है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ये दोनों एक्ट अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप जो होती है उस पे. ठीक है, अब बोलोगे 2 एक्ट पार्टनरशिप पे कैसे अप्लाई हो सकती है. जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो अप्लाई होती है ऑल द पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड. ओके, तो उन पे अप्लाई होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 किस पे अप्लाई होती है, जो एमसीए में रजिस्टर्ड है एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एज अ एलएलपी. तो उसको एलएलपी अगर आप देखोगे कोई कंपनी का नाम है, कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म का नाम है, उसको लास्ट में एलएलपी लिखा हुआ है, तो वो एलएलपी एक्ट एमसीए में रजिस्टर्ड है. तो इसलिए उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा. ओके, क्लियर. अब इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना पड़ता है. इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री एक्ट है 1948, ये किस पे अप्लाई होता है, जो भी सारी फैक्ट्री पे अप्लाई होता है. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है, सब पे अप्लाई होता है, जितने एम्प्लॉयर्स है सब पे अप्लाई होता है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम सब पे अप्लाई होता है. ईएसआई सब पे अप्लाई होता है. द कोड ऑफ वेज सारे एम्प्लॉयर पे अप्लाई होता है. ओके, सो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा. आप बोलोगे इंडस्ट्रियल लॉ क्यों पढ़ा रहे हो. इंडस्ट्रियल लॉ इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको अवेयरनेस होना चाहिए ये सब चीज की. कम टू द सेक्शन नंबर बी, कॉर्पोरेट लॉ. कंपनी एक्ट, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ मतलब पूरा कंपनी एक्ट 2013 है. अब कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, मोर देन 450 सेक्शंस है. ओके, बट आपको इंटरमीडिएट में, इंटर में सारे सिलेबस सारे सेक्शंस नहीं है. सेक्शन नंबर 1 to सेक्शन नंबर 122 तक है, मीटिंग्स तक है, और सम डायरेक्टर का पोर्शन है और इंटरनल ऑडिट का पोर्शन, तो ज्यादा नहीं है. आप इजीली स्कोर कर सकते हो, 40% का आप कवर कर सकते हो, 40% का. ओके, लास्ट बिजनेस एथिक्स है. इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप बिजनेस एथिक्स क्या होगा, अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप सोच सकते हो. तो ये था लॉ एंड एथिक्स. ओके, क्लियर. इसमें मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूं. आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, इतने सारे एक्ट कैसे पढ़ूंगा. मत पढ़ो. ओनली सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ को 100% कवर करो. 100% कवर मतलब हर कोना पढ़ो. हर कोना पढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जाम में 70 मार्क्स का है तो मैं 55 to 60 ला दूं. क्लियर. बैलेंस जो बचे गया, इंडस्ट्रियल लॉ का लिमिट थ्रेशोल्ड ये सब पढ़ लो और बिजनेस एथिक्स पढ़ लो, ताकि उसमें से 10 से 15 आ जाए आपका. तो फाइनल स्कोर कितना हो गया, 65 to 75. तो अगेन एग्जामिनेशन क्रॉस कर लिए, कांग्रेचुलेशन. तो ये है बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टडी. ओके, पेपर 5 ओवर. कम टू द पेपर नंबर 6.
फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेवरेट सब्जेक्ट, कॉमर्स का स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग जो आपने ऑलरेडी पढ़ के आया किसमें, फाउंडेशन में, दैट इज व्हाट, जर्नल एंट्री, डे बुक, ओपनिंग एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपको मिलेगा 15 मार्क्स के लिए, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली बैंक्स के थ्रू होती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बताता है। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये इसका एक एजेंट है हरियाणा में। ओके, तो ये सब गुड्स भेज रही है, तो ये इसका एजेंट है, तो ये इससे टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करेगी, इसे इनवॉइस रेज नहीं करेगी, ये एज अ डिलीवरी चार्ज पे गुड्स भेज देगी। ओके, क्योंकि ये इसके बाद सोल्ड करेगा आगे। ओके, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये बताता है कंसाइनमेंट, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है। ओके, सेम जॉइंट वेंचर के लिए क्या है कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों मिलके कुछ अलग काम करने जा रही है, तो वो अलग काम की अकाउंटिंग कैसे होगी वो जॉइंट वेंचर बताता है। क्लियर? सेक्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या है, फाइनल अकाउंट आप ऑलरेडी फाउंडेशन में करके आए हो, बट फाउंडेशन में इंडिविजुअल्स के किए होगे और प्रॉफिट कंसर्न के किए होगे, राइट। बट यहाँ पे नॉन प्रॉफिट कंसर्न के भी करना आपको, जो एनजीओस होते हैं उसकी भी करनी है, और सिंगल एंट्री की भी आपको फाइनल अकाउंट बनाना है सिंगल एंट्री से। तो थोड़ा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है, मैं यही बोलता हूँ, इंटरेस्टिंग है, सब बहुत मजा आता है करने में। आ जाओ सेक्शन नंबर डी। डी पे क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब इसमें क्या है, ये देखो पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट, अभी ऊपर में क्या पढ़ गया लॉ में, पार्टनरशिप फर्म पे कौन से लॉ एप्लीकेबल है, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग इन द सेंस कि पार्टनरशिप एडमिशन होगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम, डिसोल्यूशन होगा तो कैसे करेंगे, डेथ होगा कैसे करेंगे, एमलगमेशन होगा कैसे करेंगे, तो ये सब पार्टनरशिप की सारी इवेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सब पार्टनरशिप अकाउंटिंग बताता है, जो कि 20 मार्क्स का है। लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, बट अगेन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से होना चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिक कंपनी बेस्ड अकाउंटिंग सीखने को मिलेगा, जैसे कि लीज अकाउंटिंग, ओनली वो फाइनेंस कंपनी में एप्लीकेबल है कि फाइनेंस कंपनी लीज देती है तो उस हिसाब से उसको अकाउंटिंग करनी होती है। ब्रांच अकाउंटिंग, मतलब मान लो कोई फॉरेन है, फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच है यहाँ पे, तो वो अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग से फॉलो करेगा, या फिर एक कंपनी के अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, अलग अलग इंडिया में ब्रांचेस है, तो वो ब्रांच अकाउंटिंग फॉलो करेगा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो इंश्योरेंस अगर मान लो रास्ते में गुड्स जा रहा है, डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा ना, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये बताता है। इंश्योरेंस क्लेम एक अलग से इवेंट है अकाउंटिंग के लिए। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट के लिए कैसे अकाउंटिंग होगी ये चैप्टर नंबर 8 बताएगा। लास्ट में आपका क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की है। तो आपके सिलेबस में कितना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 11, 12, 16, 22, ओनली दिस मच, ओनली 6 accounting standards in the paper number 6. Okay, now moving to the paper number 7, direct and indirect taxation. Again बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको फील होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो। सबसे पहले चैप्टर नंबर में बेसिक्स पता चलेगा, रेसिडेंशियल क्या होता है, रेसिडेंस कैसे हम लोग कर सकते हैं, किसके ऊपर टैक्स लगता है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 1 में पता चलेगा। चैप्टर नंबर 2 में क्या पता चलेगा, चैप्टर नंबर 2 में आपको पता चलेगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, टोटल इनकम, कोई भी इनकम हो आपकी, उसको हम लोग ने 5 हेड्स में बांट रखा है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीबी और कैपिटल गेन और अदर सोर्स, दैट्स इट। 5 हेड्स में ही टैक्स लायबिलिटी लगेगी, कोई भी इनकम हो इंडिया में, आप कोई भी इनकम कमा रहे हो, ये 5 हेड्स में ही आपकी इनकम को कैटेगराइज की जाएगी। ओके, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट 3 आपका इनकम तो हो गया, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कौन बताएगा, चैप्टर नंबर 3 बताएगा। ओके, पार्ट बी पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसमें जीएसटी और कस्टम सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या है बेसिकली कि एज पर कॉस्टिंग टोटल 4 टाइप के एलिमेंट्स है। मटेरियल कॉस्टिंग लगती है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल 4 टाइप की कॉस्ट लगती है, देखोगे तो आप, एक मटेरियल कॉस्ट लगता है, एम्प्लॉय मतलब लेबर का जरूरत है वो लगेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, ये सब क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में ही लगते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। थर्ड एंड लास्ट ओवरहेड, फ्रेट्स, ये सब। तो ये 4 टाइप के एलिमेंट्स ही हैं जो एक प्रोडक्ट बनाने में लगते हैं, कॉस्ट लगते हैं।
ओके, तो चैप्टर नंबर 2 बताएगा। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 आपको पढ़ना है, 10 मार्क्स का, इजी है। आप इसको पढ़ने के लिए एक प्रॉपर नोट्स बना लो। आप अगर एक्ट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ोगे बहुत वास्ट लगेगा। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, उसको एक पेपर में समराइज करो, उस पेपर को पढ़ो। मतलब 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो 24 लूज पेपर पे उसको लिख लो आप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को पढ़ो, बहुत इजी होगा। मैंने भी वैसे ही किया था। लास्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग, हाँ वो बहुत इजी है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सेक्शन बी में क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एंड सेक्शन सी में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। अब आप मुझे बताओ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक? मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आप अलग अलग तरीके से कॉस्ट को निकालते हो, असरटेन करते हो, पता करते हो कितना कॉस्ट लग रहा है अलग अलग तरीके से। और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक क्या करते हैं? आप इसमें क्या करते हो? अलग अलग तरीके से कॉस्ट निकाल के उसे ट्राई करते हो रिड्यूस करने का, कम करने का, या फिर उसे कंट्रोल करने का। तो ऑफ कॉस्टिंग में क्या है? आपका जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, ये सब आ गया आपका किसमें? प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, ये सब आ गया आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग है, वेरिएंस है, वेरिएंस एनालिसिस है, देयर आफ्टर बजटरी है, बजटरी कंट्रोल्स है, ये सब हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें कहीं भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आप पूरा क्लियर करूंगा। पूरी इवन पूरे सिलेबस में कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये चैनल बनाने का वही पर्पस है, आपका डाउट सॉल्व करना है, सीएमए स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करना है। क्योंकि मुझे लिंक्डइन या फिर अलग अलग मीडिया से मुझे डाउट्स आते थे, बट मुझे प्रॉब्लम होती थी कि हर जगह मैं टैकल कर पाऊँ। इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बना दिया, यहाँ पे हम लोग हर एक बच्चे का डाउट डिस्कस करेंगे। आप बस मुझे डाउट प्रोवाइड करो, आप देखो नेक्स्ट दिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, कम टू द पेपर नंबर 9 ऑफ ग्रुप 2 OMSM। ये है 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल। इसमें आपको बेसिकली डिटरमाइन करना है कोई भी काम, एक एल्गोरिथम होता है। हर ऐप जो ये होता है, हर ऐप को बनाने के लिए एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ आप एल्गोरिथम का फीचर्स पढ़ोगे कि कोई भी काम किसको असाइन कर सके, ये बताएगा। एक प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताएगा। ये सब पढ़ के मजा आएगा आपको, ठीक है। अगेन पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये इसमें क्या है? चैप्टर 1 में आपको सीखने को मिलेगा शेयर्स क्या, शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पब्लिक इशू होता है तो कैसे करती है, एफपीओ होता है तो कैसे करते हैं, राइट इशू होता है तो कैसे होता है, बोनस इशू होता है तो कैसे होता है, स्प्लिट होता है तो कैसे होता है। ये सब अकाउंटिंग आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, चैप्टर नंबर 2 में एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट टू अकाउंट ये बनाने को मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3। बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए अलग से रूल्स है और स्पेसिफिक रूल्स है, तो उनके हिसाब से अकाउंटिंग होती है उनकी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 में देख रहे हो आप, वो सेम पेपर नंबर 6 वाली नहीं है। यहाँ पे क्या है? आपको इंड एस सीखने को मिलेगा, इंड एस पढ़ने को मिलेगा। इंड एस 1, 2, 10, 19, 33 और 37 आपको यहाँ पे इंड एस मिलेगा, जो लार्ज सेक्टर कंपनीज में एप्लीकेबल है अभी करेंटली। ओके, फिर ऑडिटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग की कैसे आती है, क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, कैसे करना होता है, ये सब बेसिक्स में मिलेगा। फिर ऑडिट को लेके क्या कंपनी एक्ट 2013 बोलता है, चैप्टर 7 में मिलेगा। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग की, लाइक हॉस्पिटल की, स्कूल्स की, होटल्स की कैसे अकाउंटिंग होती है, ये सब चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। क्लियर? सो कम टू द पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिस्ट। इसमें आपको सीखने को मिलेगा सबसे पहले एफएम क्या बोलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करता है एफएम। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये चैप्टर नंबर 1 में सीखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट में यूज हो रहे हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा चैप्टर 2 में। जस्ट एग्जांपल बता दूं, आरबीआई इंस्टीट्यूशंस है, सेबी इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी, सब इंस्टीट्यूशंस है। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो कॉल मनी हो गई, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, क्लियर? टूल्स कैसे है? इसमें टूल्स में आ गया रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 3, फंड फ्लो और कैश फ्लो आ गया चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल बजटिंग। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास मतलब
ठोस एविडेंस होना चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे कुछ खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें, दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपको बताएगा चैप्टर नंबर 6 सेक्शन बी बिजनेस डेटा एनालिस्ट। अगेन ये पूरा थ्योरी है, थ्योरी उतना ये नहीं है, बोरिंग नहीं है, ये सब आपको विजुलाइज कर पाओगे, तो एज ए प्रैक्टिकली आप पढ़ पाओगे, इजीली रिमेंबर कर पाओगे। ओके, उतना टफ नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लास्ट पेपर नंबर 12, इसमें आप देखोगे तो 70% ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ के आयोगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अगर पकड़ोगे तो 10%। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है बेसिकली कि हर एक्टिविटी की अलग अलग कॉस्ट निकालना। सपोज सबसे एक कार इंडस्ट्री के लोग हैं, कार इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बनने के बाद पेंट होता है, पेंट होने के बाद पॉलिश होता है। तो स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग क्या है वो मैं निकाल रहा हूँ कि इसकी कॉस्टिंग इतनी पड़ी, 10 स्ट्रक्चर करने में 10 रुपये लगा, पेंट करने में 15 रुपये लगा, पॉलिश करने में 5 रुपये लगा। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हर एक्टिविटी की कॉस्ट हो रही है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो आप ऊपर पढ़ के आओ, बजटरी कंट्रोल ऊपर में पढ़ के ही आए हो। तो यही सब है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बस बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो योर स्ट्रेटेजी, फॉलो योर प्लान। इफ इन केस ऑफ एनी डाउट रिलेटेड टू द प्लान, प्लीज डिस्कस विद मी, आई एम हियर विथ यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस। फाइनल का सिलेबस हम जल्दी डिस्कस करेंगे।